रमेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। जो बात वो कर रहे थे, लावा मुझे लगता है जो खदबदा रहा है उसके फूटने का क्रम शुरू हो गया है, ऐसा लगता है। शुरुआत यूपी से ही हुई है, और कहीं ना कहीं जो जो जिन संकेतों में बातचीत हुई है, वो संकेत बतला रहे हैं कि ये केवल यूपी तक नहीं है, ये मामला ओवरऑल है। योगी के जो बयान है उसके बाद की अति आत्मविश्वास ले डूबा, और भी जो उन्होंने बातें कही हैं, और फिर केशव मौर्य का ये कहना कि भाई वो संगठन सर्वोपरि है, वो कुल्हाड़ी जो है वो इसी टहनी की में होती है और वही कुल्हाड़ी काटती है। कैसे देखा जाए, क्या इसको कैसे माना जाए? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, बात अभी प्रदीप जी ने बताई आपको। अब असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इस आम चुनाव के बाद अंदर ही अंदर जो खदबदाहट शुरू हुई है, उसका अभी विस्फोट होने में समय है, लेकिन रिसाव शुरू हो गया है। जी। सबसे पहले आप राजस्थान जाइए, वहां एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अभी तक किसी मंत्री की या भारतीय जनता पार्टी में किसी राज्य के नेता की ये हैसियत नहीं थी कि वो प्रतिरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दे। मध्य प्रदेश में आप जहां बैठे हैं वहां देखिए, पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य रघुनंदन शर्मा हैं। वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उंगली उठाते हैं, सरकार को चेताते हैं कि आप अपना धर्रा बदलिए, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरी नौकरशाही आपके ऊपर हावी है। और यही बात जो अभी समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश में चली है, इससे छटकर बाहर आई है। निशाने पर निश्चित रूप से योगी हैं, क्योंकि योगी जी ने पिछले 7-8 साल में जो काम किया है, उस जो उनकी उपलब्धियां हैं उन पर मैं नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र बैठे हैं, वो बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना रेखांकित करना चाहता हूं कि योगी ने पिछले 7 साल में अपने आप को केंद्र की कठपुतली बनाने से बराबर रोका है। वो कठपुतली बने नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से प्रशासन उन्हें करना था, उस ढंग से उन्होंने किया है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया है, केंद्र के कहने पर कुछ लोगों को मंत्री बनाया है, कुछ छोटे भाइयों को उनके साथ चुनावी समझौते हुए हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया है। तो ये एक जो जितनी जरूरत, जितनी गुंजाइश थी उतना ही उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से कठपुतली मुख्यमंत्री होने की भूमिका निभाने से शायद इनकार कर दिया। और इस वजह से वो लगातार निशाने पर है, चाहे वो माननीय मोदी जी हों, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हमारे शाह साहब हों। वो दोनों के निशाने पर दिखाई देते हैं या नहीं, ये पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन उनके जो एजेंट्स हैं, उनके जो अभिकर्ता उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जो योगी जी के विरुद्ध जाता है, योगी जी पर उंगलियां उठाता है। और इस समीक्षा बैठक के तत्काल बाद भी आप देखें कि योगी जी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने आज ही कहा है कि मुहर्रम के जुलूसों में जिस ढंग से उपद्रव हुए हैं या जो दूसरे देशों के झंडे लहराए गए हैं, तो उन पर हम सख्त पाबंदी लगाएंगे। मुस्लिम समाज की ओर से खूब विरोध हुआ है। निश्चित तौर पर जो नुकसान लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों मतदाताओं की वजह से भाजपा को उठाना पड़ा, आने वाले दिनों में फिर उठाना पड़ सकता है, लेकिन वो ये खतरे मोल लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा मोदी जी का एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा संघ का एजेंडा है। हालांकि वो संघ दीक्षित कार्यकर्ता मेरे ख्याल से नहीं है, वो मठाधीश हैं, मठ के उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने संघ से कोई दीक्षित नहीं ली, उनकी दीक्षा का एक अलग परंपरा है। तो ऐसे में माननीय योगी जी के रहते उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का पांव जमाना, नए लोगों का गठबंधन होना, मुलायम ये जो हमारी समाजवादी पार्टी है उसका गठबंधन होना, और उसकी वजह से खामियाजा उठाना, ये केंद्रीय नेतृत्व को भारी पड़ रहा है। और वो एम के लिए बहाने कर रही है कि कैसे भी योगी जी अब चलते बने, जिससे कि जब भी विधानसभा चुनाव मतलब उत्तर प्रदेश में ड्यू है, उससे पहले व्यवस्थाएं बदल ली जाए, उससे पहले जो गलतियां अभी तक हुई हैं उनको सुधार लिया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में नेतृत्व परिवर्तन करना बहुत आसान होगा। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की वैसी स्थितियां नहीं बनती हैं जैसे दूसरे दलों में होती हैं। यहाँ पर अभी तक ऐसे कोई सीधे सीधे विभाजन नहीं हुए हैं पार्टी में। लोग पार्टी से बाहर गए हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे दल बनाए हैं और हार हूर के थक हार के वापस पार्टी में आ गए हैं। तो सीधा विभाजन तो इस पार्टी में नहीं होगा, न मोदी के नेतृत्व की वजह से होगा, न योगी के नेतृत्व की वजह से होगा।
लेकिन खदबदाहट बढ़ेगी और इसका खामियाजा अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। इसका खामियाजा कोई कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को नहीं उठाना है, या भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं उनको नहीं उठाना है, उनकी तो हैसियत कुछ नहीं है। तो अब स्थिति ये है कि जो सी राजा फैल गया 2 महीने पहले, उसको समेटा कैसा जाए, किसके सिर पर ठीकरे फोड़े जाए जिससे कि आवाज भी ना हो और काम भी बन जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है राजनीति करने का, उस पर नजर रखी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन बहुत ही उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। राकेश सर, क्या कहिएगा? मैं जो मेरा सवाल था, मैं दोनों चीजों पर आपकी, और साथ साथ अब तो कांग्रेस से युक्त बीजेपी हो गई है, वो भी तो एक बहुत ऐसी स्थिति कि उसने भी तो बहुत मुश्किलें पैदा की हुई हैं पार्टी के भीतर, तीनों का। देखिए संजीव जी, इस समय स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म के बाद से अभी तक के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। जो उसका उभार होना था वो हो चुका, अब नीचे जाने की स्थिति है। और तालाब का पानी अब इतना गंदा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के तालाब का कि उसमें नए कमल खिलने से मना करने लगे। मुरझाना तो अलग बात है, जो मुरझाने थे वो तो मुरझा गए, अब नए कमल खिलना बंद कर चुके हैं। और इसकी जो अभी बात प्रदीप जी कर रहे थे, संघ की बात है, तो संघ तो अब हाशिए पर चला गया है। संघ वालों ने अभी 10 दिन में, पिछले महीने कहा था कि भैया अहंकार छोड़ दो, अहंकार नहीं छोड़ा। संघ ने कहा था मणिपुर को देखो, मणिपुर को नहीं देखा। तो संघ को तो अब दफ्तार खाने में टूटी की आवाज वो गूंजती रहेगी, सुनाई देती रहेगी जब तक के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन स्थिति यह है कि अब संघ के हाथ में सूत्र नहीं है, अब सारे सूत्र इस समय मोदी और शाह के हाथ में है। और मोदी जी को भी पता है कि उनका भविष्य क्या है, वो पुतिन नहीं हो सकते भारत के, तो लगातार 20 साल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन के देश को चला रहे हैं। उन्हें पता है कि ये उनका अंतिम दौर है, तो वो देश को और पार्टी को जितना सत्यानाश कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें पता है कि उनके जाने के बाद उनका कुछ बिगड़ना नहीं है, उनके सिर पर कोई ठीकरा फोड़ भी दे तो वो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो फकीर आदमी है, चौकीदार आदमी, चल देंगे। अभी आपने देखा 4 दिन पहले जिस धनपति को आपने मंच से कहा कि ये टेम्पो में भर भर के कांग्रेस को पैसे दे रहे हैं, उसके यहाँ आप आशीर्वाद समारोह में खड़े हैं, उसी आशीर्वाद समारोह का निमंत्रण देने परिवार का मुखिया दूसरी तरफ भी गया था, वहां का कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। तो ये नरेटिव पूरे देश को, देश की जनता को पता चल रहा है कि आपके सूत्र कहाँ हैं, आपकी मंशा क्या है, और आप भविष्य में किस करवट बैठने वाले हैं। क्या है, नवन नीच की दुखदाई वाली बात है कि ये आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते। बिल्ली कब नीचे बैठेगी, कब झपट्टा मारेगी, सांप कब पीछे जाएगा, कब जाए आप पर वार करेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति को इतना विषाक्त कर दिया है कि अब इनका पराभव शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में आपने हालत देख ली, अब उत्तर प्रदेश गुजरात की तरह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहने वाला नहीं है। अब वहां पर समाजवादी पार्टी, जैसे अभी सुनील जी ने कहा कि कहाँ 45-50 पर थी, कहाँ पर 100 को पार कर गई, और अब तो लोकसभा में उसकी एक अच्छी खासी ताकत है जो कि सरकार को हिलाने में बहुत काम आने वाली है। तो ये सरकार को अपना अंत अब दिखाई देने लगा है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे राज्यों के चुनाव नजदीक आएंगे, राज्यसभा में जब इनको बहुमत की जरूरत पड़ेगी, तो इन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का गलियारा इनके हाथ से अब निकल चुका है, इसे दुरुस्त करने में इन्हें बहुत ज्यादा समय लगेगा। और अब इतना समय बचा नहीं है कि वो चौथी बार सत्ता में आने के लिए उत्तर प्रदेश की मरम्मत कर सके, क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश में मोदी जी को भी खारिज किया जा चुका है एक तरह से। आप 1.5 लाख से जीते, हमारे यहाँ पे इंदौर में 11 लाख से जीता है, जो तो बेचारा कभी मंत्री नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, तो वो ज्यादा लोकप्रिय है कि मोदी जी लोकप्रिय है। तो इस अगर हिसाब से आप देखेंगे तो बुरी स्थितियां हैं। ये समीक्षा बैठकें चलती रहेंगी और इनसे कोई हासिल हो जाए भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं होना, क्योंकि कोई तौर तरीका बदलने के लिए तैयार नहीं है। जैसा सुनील जी भी कह रहे थे कि जो साफ साफ इबारत लिखी दिखाई दे रही है आपको जनता के आक्रोश की, वो पढ़ने के लिए आप तैयार नहीं है। तो जब आप इबारत नहीं पढ़ेंगे तो आगे का जो अध्याय है उसका अनुमान आप लगा नहीं सकते, और आपको उसका जो भी दंड भुगतना है वो भुगतना पड़ेगा।